हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में कैटलिसिस के साथ शुरू किया था, जिसमें विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसकी दो एप्लीकेशंस देखी थी, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, डीकार्बोनाइलेशन अच्छे से हमने कर लिया है। आज हम अपने फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। एसिटिक एसिड लार्ज अमाउंट में फॉर्म करने के लिए बड़े सारे प्रोसेस हैं, और जिसमें से इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये वाला है। ठीक है, जनरल रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड बेसिकली ग्लेशियल एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मिथेनॉल की रिएक्शन होती है CO के साथ। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होता है RHI2CO का होल ट्वाइस, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सिस आइसोमर यूज़ होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में HI का भी रोल होता है। क्या रोल है ये थोड़ी देर में हम देखते हैं। एंड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एसिटिक एसिड की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CO की एडिशन हो रही है। CH3OH में CO की एडिशन हो रही है, मतलब इसको आप कार्बोनाइलेशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये HI का क्या रोल है ये देख लेते हैं हम। CH3OH मिथेनॉल, इसकी रिएक्शन होती है HI के साथ। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर है, ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, मतलब यहाँ से ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा CH3OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो I नेगेटिव निकला है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, और वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है CH3I की, मिथाइल आयोडाइड की, और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो ये हमने रोल देख लिया HI का। HI CH3OH को कन्वर्ट कर रहा है CH3I में। अब हम कैटालिटिक साइकिल देखेंगे, डोमिनेंट कैटालिटिक साइकिल देखेंगे। साइड रिएक्शंस बड़ी सारी होती है, बट हम डोमिनेंट वन देखेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट है हमारे पास RHI2CO का होल ट्वाइस, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। ये हम कैटालिटिक साइकिल लिख रहे हैं, डोमिनेंट कैटालिटिक साइकिल लिख रहे हैं। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेंट्रल एटम, कोर हीर, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4D8। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी DsP2, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये सब कुछ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और साथ साथ करते चलो ताकि रिवाइज होता रहे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई थी उसी की एडिशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने रिएक्शंस करी थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, 1,1 माइग्रेशन, 1,2 माइग्रेशन रिएक्शंस, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पे काम में आएंगी। ठीक है, डोमिनेंट कैटालिटिक साइकिल देख रहे हैं, वो सारी रिएक्शंस ही यहाँ पे यूज़ होंगी। तो ये देखो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CH3I की एडिशन हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। और ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। यहाँ पे क्या होगी, ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी CH3I की। स्क्वायर प्लेनर से ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 आ गया, एंड यहाँ पे I आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सेंट्रल एटम की। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होता है बाय 2, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है बाय 2। यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
सेंट्रल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, और अगर हम d ऑर्बिटल में देखें 4d+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, 4d6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। देखो यहाँ पे देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ सिग्मा डोनर ग्रुप लगा हुआ है, मेटल के साथ सिग्मा डोनर ग्रुप लगा हुआ है, और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे CO है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे क्या होगी 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन। कंडीशन सब याद रखो, ठीक है। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी, एल्काइल माइग्रेशन इजीली हो सकती है, यहाँ पे RH, यहाँ पे आ गया C+O CH3, एल्काइल माइग्रेशन हुई, और यहाँ पे आ जाएगी वेकेंट साइट, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +3 ही आएगी। वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हुई है, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हुई है, और आपने जर्नल रिएक्शन में देखा ही था कि CO की एडिशन हो रही थी, तो CO की एडिशन यहाँ पे इजीली हो सकती है वेकेंट साइट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया RH+O CH3, एंड यहाँ पे CO आ गया I, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगेन ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसके बाद कौन सा स्टेप हो सकता है, यहाँ पे देखो, अगर हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं, CH3COI की सिस सब्स्टिट्यूएंट की रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है। सो अगर CH3 यहाँ से CH3COI की रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है, तो फिर से कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये साइकिल है डोमिनेट साइकिल, पर यहाँ पे आप बोलोगे कि एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन तो हुई ही नहीं। यहाँ पे ये जो CH3COI की फॉर्मेशन हुई है, इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ठीक है। वाटर तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है ही, सो इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है एसिटिक एसिड की, CH3C+O की, और साथ में HI की फॉर्मेशन होती है। अब जो रिएक्शन में हमने जर्नल रिएक्शन करी थी, वहाँ पे HI का क्या रोल था, HI फिर से रिएक्ट करेगा CH3 मिथेनॉल के साथ, CH3OH के साथ, यहाँ पे मिल जाएगा CH3I, और फर्दर ये साइकिल प्रोसीड होती रहेगी। तो ये हमने मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये स्टेप्स याद रखने हैं। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CH3I के साथ रिएक्शन हो रही है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल के साथ सिग्मा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, और उसके एडजेसेंट में CO प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हो रही है, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हो रही है, तो CO की इंसर्शन ईजिली हो जाएगी। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, CH3CO एंड I ये दोनों सिस टू ईच अदर है, और अगर हम इनकी रिडक्टिव एलिमिनेशन कराते हैं, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट स्टेप
ऑक्सीडेटिव एडिशन, एल्काइल माइग्रेशन, CO की इंसर्शन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर। तो मोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, केटाइवा प्रोसेस। केटाइवा प्रोसेस में भी एसिडिक एसिड की ही फॉर्मेशन होती है, और केटाइवा प्रोसेस और मोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस का मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? रोडियम कैटलिस्ट के बजाय ऊपर वाले में हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ था? यहाँ पे RHI2CO2 का होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे RH की जगह पे इरिडियम कैटलिस्ट यूज़ होगा IR। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन काउंट तो सेम ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही होगी, ज्योमेट्री भी सेम ही होगी। ठीक है, यहाँ पे HI का भी सेम ही रोल होगा, CH3OH को कन्वर्ट करता है CH3I में, एसिटिक एसिड की ही फॉर्मेशन होती है। डिफरेंस एक तो कैटलिस्ट पे लग गया आपको पता, और केटाइवा प्रोसेस में मेटल प्रोमोटर यूज़ होते हैं। ठीक है, INI3 जैसे मेटल प्रोमोटर यहाँ पे यूज़ होंगे। अब इनका क्या रोल है कैटालिटिक साइकिल में, वो हम देखेंगे। मैकेनिज्म मोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के जैसे ही रहेगा। ये आपके पास कैटलिस्ट आ गया, मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे ज्योमेट्री है, CH3I के साथ रिएक्शन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी मेटल की, +1 से ये +3 में चेंज हो जाएगा। कौन सी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी? CH3I है तो यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। यहाँ पे क्या होगी? ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन। एक तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। मोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में क्या होता था? इसके बाद वाले स्टेप में 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन होती थी, एल्काइल माइग्रेशन रिएक्शन होती थी। बट यहाँ पे क्योंकि प्रोमोटर यूज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से आयोडाइड आयन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, INI3 मेटल प्रोमोटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आयोडाइड आयन ट्रांसफ़र हो जाएगा और वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगी? वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। अब आयोडाइड आयन निकला है तो होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बचेगा नहीं। यहाँ पे ये आ गया CH3 एंड यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई। वेकेंट साइट हो सकती है या सॉल्वेंट यहाँ पे बाइंड हो सकता है, बट सॉल्वेंट और मेटल उतने अच्छे से बाइंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे CO की इंसर्शन ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब ये देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। ये एनाइन, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यहाँ पे भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आ गया ये CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा CO, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या होगा? ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड है, एडजेसेंट पे CO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी? 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी और वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा IR डबल बॉन्ड O CH3 CO I वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हो रही है। और इस वेकेंट साइट पे अब जो प्रमोटर ने लिया था आयोडाइड, वो इजीली फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे आयोडाइड लिगेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब इसी स्टेप में I आ गया, I नेगेटिव है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों सिस पोजीशन पे है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी एंड ये जो कैटलिस्ट है इसकी रीजनरेशन हो रही है और साथ में CH3CO I की फॉर्मेशन हो रही है।
ठीक है। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में जैसे CH3COI की फॉर्मेशन हुई थी। अब इसके बाद फिर से वही स्टेप होगा, CH3C डबल बॉन्ड OI, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HI। और ये HI क्या करेगा, HI फिर से मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा एंड यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर से साइकिल चलेगी और ये रिएक्शन ऐसे ही कैरिड आउट होती रहेगी। सो ये कैटिवा प्रोसेस हमने देख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है वो देखो। ये वाला जो प्रोसेस है ये फास्ट रिएक्शन है, ये जो कैटालिटिक साइकिल कैटालिटिक रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की बात करें, तो हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन स्टेप करी थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये क्योंकि मोर बेसिक है, ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है IR के पास, मोर बेसिक है। तो यहाँ पे अब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन स्लो स्टेप नहीं रहता, ये फास्ट स्टेप हो जाता है। दिस इज फास्ट स्टेप। ठीक है, तो अब ये अगर फास्ट स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं होगा। कैटाइवा प्रोसेस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये प्रमोटर आयोडाइड आयन ले लेते हैं, ठीक है, और वेकेंट साइड की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो CO का इंसर्शन भी जल्दी हो रहा है। और अगर हम इस स्टेप की बात करें, 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन की बात करें, इसका कंपैरिजन मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के साथ करें, तो 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, जबकि मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में रिएक्शन हो रही थी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो आप सारे स्टेप देख सकते हो, कैटाइवा प्रोसेस में सारे स्टेप फास्ट हैं एज कम्पेयर टू मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। तो ये सारे डिफरेंस हैं। क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है कैटाइवा प्रोसेस में वो फास्टर होती है, ये अबाउट 150 टाइम फास्टर होती है एज कम्पेयर टू मोनसेंटो प्रोसेस। दूसरा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कब आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। ठीक है, ये जो 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जबकि मोनसेंटो प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ठीक है, इस प्रोसेस में लोअर वाटर कंसंट्रेशन का यूज़ होता है जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट लेस मिलते हैं। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में डाइल्यूटेड फॉर्म हमें ज़्यादा मिलती है, एसिटिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म ज़्यादा मिलती है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोर पावर की ज़रूरत, मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता ये। ठीक है, जबकि कैटाइवा प्रोसेस इसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है जिसकी वजह से हायर प्योरिटी का एसिटिक एसिड हमें मिलता है मोर चीपली। ठीक है, सो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी बोला जाता है, जैसे कि आपको नाम से यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि प्रोडक्ट में कुछ X डबल बॉन्ड O टाइप का बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस में आपको C डबल बॉन्ड O मिलता है प्रोडक्ट में। अगर हम इसकी जर्नल रिएक्शन देखें सो एल्कीन की रिएक्शन होगी CO के साथ, H2 के साथ कोबाल्ट कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट कैटलिस्ट की जगह पे रोडियम कैटलिस्ट का भी यूज़ हो सकता है। दोनों की कैटालिटिक साइकिल हम देखेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब आपको एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि एल्डिहाइड में 1 कार्बन ज़्यादा होगा। यहाँ पे CO है ना, CO की एडिशन हो रही होगी, इंसर्शन हो रही होगी, तो यहाँ पे भी 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन आके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक मिलता है लीनियर एल्डिहाइड और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे ब्रांच्ड एल्डिहाइड। ब्रांच्ड एल्डिहाइड CHO, ठीक है। ये आ गया आपके पास लीनियर एल्डिहाइड और ये आ गया ब्रांच्ड एल्डिहाइड। अब इनकी रेशो होती है 3:1, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। CO2CO8 अगर इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई जाए, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कैटलिस्ट है। इसकी रिएक्शन जब H2 के साथ होती है तो हमें HCO CO4 मिलता है। तो कैटलिस्ट कभी कभी ये भी दिया हो सकता है या फिर ये भी दिया हो सकता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट आ गया। अब यहाँ पे भी आपको दो टाइप के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक लीनियर एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये C एंड यहाँ पे आ जाएगा CHO और दूसरा आपको मिलेगा ब्रांच्ड में एक R, यहाँ पे ये R एंड यहाँ पे आ गया CH3 एंड यहाँ पे CHO। देखो यहाँ पे कार्बन अगर हम देखें 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन देखें 1 2 3 4 5 कार्बन आगे एंड यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है कैटालिटिक साइकिल में आपको पता चल जाएगा। शुरू करते हैं कैटालिटिक साइकिल के साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि देखो ये मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCO CO4 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हम कैटालिटिक साइकिल के साथ शुरू कर रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स एक्टिव कैटालिस्ट नहीं होता, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स एक्टिव कैटालिस्ट नहीं है। तो इसको एक्टिव कैटालिस्ट बनाने के लिए यहाँ से एक CO निकाल दिया जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन से इसको 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और इससे अब कैटालिटिक साइकिल हम शुरू करेंगे। सो ये एक्टिव कैटालिस्ट है। कैटालिटिक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, इंसर्शन होगा एल्कीन का, ठीक है। इसके पास अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एडिशन होगी या फिर इंसर्शन होगी एल्कीन की। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा HCO का ट्राइस एंड यहाँ पे एल्कीन इंसर्ट हो गई है। अब इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके एडजेसेंट पे एल्कीन है। तो यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन होगी 1-2। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे भी माइग्रेट हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी माइग्रेट हो सकता है और इसकी माइग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको लीनियर एल्डिहाइड मिलेंगे या फिर ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलेंगे। अभी के लिए हम लीनियर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, CO आ गया यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH2R, ठीक है। ये आ गई वेकेंट साइट, बाकी के 3 CO हैं ये वैसे ही रहेंगे। अब ये आ गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ये क्या आ गया 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वेकेंट साइट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने जर्नल रिएक्शन में देखा था कि CO की एडिशन हो रही थी, CO की इंसर्शन हो रही थी, तो यहाँ पे भी CO की इंसर्शन हो जाएगी ईजिली। ये आ गया आपके पास CH2R, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे ये वेकेंट साइट में CO आ गया। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद कौन सा स्टेप होगा,
देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल यहाँ पे CO के साथ और CO के एडजेसेंट में कोई सिग्मा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो जाएंगी, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन, ठीक है। सो अगेन 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन से वेकेंट साइट की फॉर्मेशन हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन से ये 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे ये वेकेंट साइड आ गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये CH2 एक कार्बन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन में H2 है, तो यहाँ पे देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है। और कौन से टाइप की ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। सो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1CO 2CO, ये 3CO, और उसके बाद अब ये डबल बॉन्ड O CH2 एंड ये R आ गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, ये सिस पोजीशन पे है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, और रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद आपको एक्टिव कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो रही है, और साथ में यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, H आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे CH2 एंड ये R, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें एल्कीन से एक कार्बन ज़्यादा है। तो ये आ गई आपके पास पूरी कैटालिटिक साइकिल। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की माइग्रेशन यहाँ पे कराते, ठीक है, तब क्या होता, तब आपके पास ये CO आ गया। अब मेटल के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता, ये वाले कार्बन ने CHR आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, मतलब ये आ गया CH3, और बाकी तो आपके पास ये वेकेंट साइट आ जाएगी एंड यहाँ पे CO थ्राइस आ जाएगा। उसके बाद साइकिल वैसे ही चलेगी, ठीक है, वेकेंट साइट आ गई तो इसके बाद यहाँ पे CO की इंसर्शन हो जाएगी, ये वाले स्टेप पे CO की इंसर्शन हो जाएगी, फिर 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। ये अब आप खुद करके देख सकते हो। मेन आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखने होंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो डिसोसिएशन हो रही है CO की, आपके पास था HCOCO4 एक्टिव कैटलिस्ट में चेंज करने के लिए, यहाँ से डिसोसिएशन होगी CO की। उसके बाद हो रही है इंसर्शन ऑफ एल्कीन, और RDS स्टेप इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने साइकिल्स आपको बताई है, जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, उसके RDS स्टेप आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे जो इंसर्शन एडिशन हो रही है एल्कीन की, यही स्लो स्टेप है और यही RDS स्टेप है, ठीक है। उसके बाद 1-2 माइग्रेशन हो रही है, देन CO इंसर्शन, 1-1 माइग्रेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है H2 की, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइग्रेशन के 2 वेज हैं, इसको वे A मान लो, हाइड्रोजन की माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है, हाइड्रोजन की माइग्रेशन यहाँ पे भी हो सकती है, इसको B रूट मान लो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है तो ये वाला कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे ये CO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास ये R एंड ये H, ठीक है, एंड ये आ गया CH3 एंड यहाँ पे आ गई वेकेंट साइड एंड यहाँ पे CO एंड CO, 3CO वैसे ही रहेंगे। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। अगर B रूट यहाँ पे हाइड्रोजन की माइग्रेशन हो रही है तो आपके पास आ जाएगा ये CO, यहाँ पे आ गया ये CH। अब माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन की, मतलब मेटल इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये CH2, यहाँ पे CHR आ जाएगा, ठीक है।
और वेकेंट साइट आ जाएगी यहाँ पे, और बाकी 3 CO है वो वैसे ही रहेंगे। ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टीरिक क्राउडिंग है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से ये आपको इससे जो ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलेगा, इससे एल्डिहाइड भी देख लेते हैं कौन सा एल्डिहाइड मिल रहा है। अब ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिल रहा है। साइकिल में कंप्लीट साइकिल करके देखना, आप इजीली प्रोडक्ट लिख पाओगे। यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे R एंड H, ये आ गया आपके पास ब्रांच्ड एल्डिहाइड। एंड यहाँ से आपको मिल रहा है लीनियर एल्डिहाइड। लीनियर एल्डिहाइड ज़्यादा मिलता है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज देखें तो 75% आपको लीनियर एल्डिहाइड मिलेगा और 25% आपको ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलता है। इसकी परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब हम रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन देखेंगे। सो देखो, ज़्यादा क्या मिलना है? ज़्यादा मिलेगा आपको लीनियर एल्डिहाइड, और लीनियर एल्डिहाइड का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी एल्कीन तो मोर रेट होगी हाइड्रोफॉर्माइलेशन की। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपकी जो एल्कीन की इंसर्शन हो रही है, कौन से टाइप की एल्कीन दी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। तो जो टर्मिनल एल्कीन होती हैं वो इजीली लीनियर एल्डिहाइड दे सकती हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब मोर स्टीरिक क्राउडिंग, मतलब रेट क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ पे रेट का ऑर्डर देखा जाए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देखनी है। अगर आपको टर्मिनल एल्कीन दिख रही है तो वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। आपको बस यहाँ पे देखना है लेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन से हमें मोर रेट मिलेगा हाइड्रोफॉर्माइलेशन का। ठीक है, अगर ये 2 दिया हुआ है, अब ये देखो टर्मिनल एल्कीन है, अब ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब रेट किसका ज़्यादा होगा? इसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑक्सो प्रोसेस की जर्नल रिएक्शन है। जब हम कैटलिस्ट HCOCO4 कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 टाइप के हमें एल्डिहाइड मिल रहे हैं, लीनियर एल्डिहाइड एंड ब्रांच्ड एल्डिहाइड। लीनियर एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट है, इसकी रेशो होगी 3:1। अब हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को डिक्रीज़ करने के लिए, अगर हमें रिएक्शन कंडीशंस को थोड़ा कम करना है, टेम्परेचर की कंडीशन को कम करना है, प्रेशर की कंडीशन को कम करना है, तो कोबाल्ट कैटलिस्ट की जगह पे रोडियम कैटलिस्ट का यूज़ हो सकता है। रोडियम कैटलिस्ट क्योंकि मोर लेबाइल है, मोर सिलेक्टिविटी होगी, 4D मेटल की मोर सिलेक्टिविटी होती है, तो जब रोडियम कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे तो रिएक्शन में लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा एंड लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रिएक्शंस आ गई। जब हम कोबाल्ट कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो टेम्परेचर की कंडीशन भी हमें ज़्यादा चाहिए, प्रेशर की कंडीशन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लीनियर एल्डिहाइड की रेशो ज़्यादा होती है, बस ये बात ध्यान में रखना। बट अगर हम रोडियम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे इसकी परसेंटेज तो आपको सेम ही मिलेगी, बस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में चेंज आ रहा है। बट अगर हमने ये रेशो इंक्रीज़ करनी हो तो कैसे करेंगे? सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज़ करनी है और रेट भी इंक्रीज़ करना है, तो कैसे करेंगे? ये जो लीगेंट है, CO लीगेंट है, इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे किसी बल्की लीगेंट के साथ। जैसे जैसे लीगेंट की बल्कीनेस इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ही सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और रेट भी इंक्रीज़ होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया हुआ है HRH CO, एक CO तो हमें चाहिए ही होगा CO इंसर्शन के लिए या माइग्रेशन के लिए, और यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है PPH3, देन ये जो रेशो है
ये रेशो हो जाएगी 16:1, इंक्रीज हो जाएगी रेशो। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाला कैटलिस्ट यूज़ किया है, CO को सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है किसी बल्कि लिगेंड के साथ, PPH3 के साथ हम सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, PPH3 के साथ सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगी 16:1। सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और साथ में रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम 1 by 1, एक बार हमने क्या किया, RHCO यहाँ पे 3 ही रहने दिया और यहाँ पे हम कोई PR3 लीगेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेट भी इंक्रीज होगा एंड रेशो भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे लीगेंट मोर बल्कि होता जाएगा वैसे वैसे सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी और रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने CO2 ले लिया, PR3 का ट्वाइस आ गया, उसके बाद यहाँ पे RHCO आ गया एंड PR3 का होल थ्राइस आ गया। ठीक है, अगर हम इसके बाद इस CO को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड की बल्कीनेस इंक्रीज होगी वैसे वैसे सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और रेट भी इंक्रीज होगा। तो अब ये भी हम देख लेते हैं, इसकी भी कैटालिटिक साइकिल हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिव कैटलिस्ट नहीं है, तो एक PPH3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। अब ये एक्टिव कैटलिस्ट हो गया। बाकी स्टेप सेम ही फॉलो हो रहे हैं जैसे हमने कोबाल्ट वाले कैटलिस्ट में किया था। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, इंसर्शन होगी एल्कीन की। यहाँ पे क्या होगी, इंसर्शन ऑफ एल्कीन आ गया आपके पास फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे मेटल के साथ एल्कीन है, एल्कीन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। अब उसके 2 वेज थे वो हमने देखा था, दोनों वे अब आपने करके देखने हैं। यहाँ पे हम लीनियर एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन है। 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन होने के बाद वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ईजिली यहाँ पे CO के एडिशन हो सकती है। CO के एडिशन के बाद ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ सिग्मा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है और उसके एडजेसेंट में CO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होंगी। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन के होने के बाद वेकेंट साइट आ जाएगी। अगेन ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है, तो वहाँ यहाँ पे H2 की ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है। कौन सी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, ये कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, एल्डिहाइड को इजीली रिड्यूस किया जाता है अल्कोहल में और जिसके बड़े सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। सो ये साइकिल आप इजीली कर सकते हो, पीछे भी हमने करी है, सेम ही प्रोसेस यूज़ हुआ है, सेम ही मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। ये हमने कौन से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करी है, लीनियर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करी है। लाइकवाइज आप ब्रांच्ड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। अब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो एल्कीन कितना, एल्कीन में स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है। टर्मिनल एल्कीन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है वहाँ पे रेट इंक्रीज होता है रेदर देन ब्रांच्ड एल्कीन। और दूसरा डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे, क्योंकि रोडियम कैटलिस्ट मोर सेलेक्टिव है, 4D मेटल होने की वजह से मोर लेवाइल है, मोर सेलेक्टिव है कोबाल्ट कैटलिस्ट से। और साथ में अगर CO ग्रुप को, जो CO लीगेंट है, एक CO तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साइकिल में एक CO की तो का यूज़ हो रहा है तो एक CO तो चाहिए ही चाहिए। बाकी के CO को अगर हम डिफरेंट लीगेंट के साथ, बल्कि लीगेंट के साथ सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं तो रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है। अब ये लिगेंड जितने बल्की होंगे, जितने इनकी स्टीरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी, जितना कौन एंगल होगा, उतना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, लीनियर एल्डिहाइड भी इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट अब आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कौन एंगल, देखो यहाँ पे जैसे जैसे कौन एंगल इंक्रीज हो रहा है, कौन एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराई है, जैसे जैसे कौन एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एल्डिहाइड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे ये लिगेंड मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट भी हो सकते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड में स्टीरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एल्डिहाइड भी ज़्यादा होगा। अब आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये एन ब्यूटाइल है और ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल है, तो ये ऑर्डर अब आपको याद रखना होगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।